गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोगों ने मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में, सीरियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड द लास्ट वन वाज इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में लाइव स्टॉक के बारे में, यानी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लाइव स्टॉक सबसे पहले होता क्या है? पशुधन उसको कहते हैं, पशु। द डोमेस्टिक एनिमल विच कैन बी टेम्ड एज टर्म्ड एज लाइव स्टॉक। जिन जानवरों को हम पालते हैं वह लाइव स्टॉक कहलाता है, पशुधन कहलाता है। ठीक है। एनिमल्स आर अ ग्रेट वेल्थ ऑफ फॉर एनी कंट्री। देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। दो तरह के एनिमल्स होते हैं। ये आप छोटी क्लास से इस बात को जानते हैं, है ना। स्टार्टिंग से ही आपको सिखाया जाता है वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में आप जानते हैं ऐसे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वह वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल जिनको हमारे द्वारा पाला जाता है, ऐसे एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, जिसमें काऊ, बफेलो, हॉर्स, डंकी, शीप इत्यादि आते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स में लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा एक्सेट्रा, ये वाइल्ड एनिमल्स हो गए। तो ऐसे एनिमल, द डोमेस्टिक एनिमल विच कैन बी टेम्ड एज टर्म्ड एज लाइव स्टॉक, जिनको हम पालते हैं ऐसे जानवर लाइव स्टॉक कहलाते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू टू मेन ग्रुप। अब इस डोमेस्टिक एनिमल्स को भी हम दो ग्रुप में बांटते हैं, है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट का वाइल्ड एनिमल्स, एंड सेकंड वन इज डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है। अब डोमेस्टिक एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया गया, है ना। इट इज आल्सो क्लासिफाइड in two groups. First one is load carrying animals and second one is food giving animals. ये जाता है two types of animals. Two types of animals में wild animals और domestic animals. And और इसको हम लोग जो डोमेस्टिक एनिमल है इसको लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। ठीक है। फर्स्ट वन इज वाइल्ड एनिमल्स और सेकंड इज डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग लाइव स्टॉक में नहीं रखते हैं, ओनली डोमेस्टिक एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज लाइव स्टॉक। ठीक है। इसको हम लोग लाइव स्टॉक में कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, बट दिस इज domestic animals are turned as livestock.
ठीक है। और इस डोमेस्टिक एनिमल को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, लोड कैरिंग और फूड गिविंग। ठीक है, लोड कैरिंग का मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे डोमेस्टिक एनिमल जिसको हम लोग लोड कैरिंग करने के लिए, सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एनिमल लोड कैरिंग एनिमल्स कहलाते हैं। और फूड गिविंग का मतलब एनिमल्स का मतलब जो जिनसे हमें फूड आइटम प्राप्त होता है या भोजन प्राप्त होता है, ऐसे एनिमल को फूड गिविंग एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, लोड कैरिंग एनिमल्स में क्या क्या आ सकता है? हॉर्स, बलक्स आदि जो है, कैमल्स, डेजर्ट में आप जानते हैं कि डेजर्ट में कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है लोड कैरिंग के लिए, है ना। एलिफेंट्स आर ऑल्सो टेम्प्ट टू कैरी लॉग्स। जो जिस तरह के जानवर होते हैं, जिस तरह की उनकी शारीरिक क्षमता होती है, उस हिसाब से लोड को उन पर कैरी किया जाता है ना। कैमल्स हैं, बेसिकली डेजर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर हैं, और आप जानते हैं इनको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है ना। उसके बाद एलिफेंट, है ना, धरती का सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है एलिफेंट, है ना, लैंड एनिमल में सबसे बड़ा। तो इसका इस्तेमाल भी लोड को कैरी करने के लिए किया जाता है। हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में मुल्स और डंकी जैसे एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने बात की बुलॉक्स की और बुलॉक कार्ट की। तो पुराने टाइम में जो है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर हम ये कहें कि सबसे बेहतर या एकमात्र सहारा था, एकमात्र वे था, तो था बैलगाड़ी की सवारी, है ना। बैलों के द्वारा खींचने वाली गाड़ी, और लोग इसका इस्तेमाल मनुष्यों को, लोगों को ढोने के लिए और साथ ही साथ सामान ढोने के लिए, दोनों पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका है फूड गिविंग एनिमल्स। फूड गिविंग एनिमल्स आप आसानी से बता सकते हैं फूड गिविंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐसे एनिमल्स जो जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, जिसमें काऊ, बफेलो इत्यादि आते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका मीट इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ऐसे एनिमल की जिनसे दूध प्राप्त होता है। काउ, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। On dairy farms, they are reared under hygienic conditions. They are given healthy food so that they may enrich milk. डेयरी फार्मिंग का मतलब है ऐसे जानवरों को पाला जाता है जो दूध देता हो, दूध देने वाले जानवरों को पाला जाता है और उनको बेहतर न्यूट्रिशियस जो है चारा खिलाया जाता है ना, जिससे वह अधिक मात्रा में और गुड क्वालिटी मिल्क जो है दे सके। डेयरी फार्मिंग की बात अगर आती है तो इसमें अमूल कंपनी का नाम आता है, जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी and it initiated a dairy cooperation movement in India called the White Revolution. श्वेत क्रांति इसको कहा जाता है। 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। आनंद एक शहर है गुजरात का जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद और भी कई सारे डेयरी जो है की शुरुआत हुई। मदर डेयरी इज अनदर
cooperative society which deals in dairy products. Mother Dairy was set up under the Operation Flood program in Delhi. मदर डेयरी की शुरुआत दिल्ली में हुई थी ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के तहत। और भी कई सारे डेयरी हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पोल्ट्री फार्मिंग। Besides dairy farming, poultry farming is also encouraged by the government. Poultry farming is the practice of raising poultry such as chickens, turkeys and ducks for the purpose of obtaining their meat or eggs. डेयरी फार्मिंग के अलावा पोल्ट्री फार्मिंग को भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। और पोल्ट्री फार्मिंग में खासकर चिकन, टर्कीज और डक्स को पाला जाता है और उससे अंडे और मीट प्राप्त किए जाते हैं। और यह भी एक रोजगार का, खासकर रूरल एरियाज में एक बहुत ही बड़ा रोजगार का साधन है। नेक्स्ट आपका है फिशिकल्चर। फिशिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फिश for commercial purpose in artificial ponds. A movement called Silver Revolution is aimed at increasing the fish production. मछली पालन या मत्स्य पालन को फिशिकल्चर कहा जाता है। और जिस मूवमेंट के तहत इसकी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था, जिसका पर्पस था कि फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाना, मछली के उत्पादन को बढ़ाना, और इस मूवमेंट का नाम दिया गया सिल्वर रिवॉल्यूशन। जैसे दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे काम किया गया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवॉल्यूशन, उसी तरह फिशिकल्चर के क्षेत्र में, मछली पालन या मत्स्य पालन के क्षेत्र में मूवमेंट चलाया गया जिसको सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर टर्म्ड एज लाइवस्टॉक एंड दे आर डिवाइडेड इनटू, डोमेस्टिक एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 groups, load carrying animals and food giving animals. Load carrying animals, horses, bullocks, कैमल्स, एलिफेंट्स, मूल्स, डंकीज इत्यादि इसमें आते हैं। और फूड गिविंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, शिप, गोट्स इत्यादि। अदर यूजेस, इनके अलावा और भी यूजेज हैं, और भी कई रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं कैटल का। कैटल आर वेरी यूजफुल फॉर इंडियन फार्मर्स। मैन्योर विच इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल कम्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ कैटल। हम लोग
पशुओं के गोबर का इस्तेमाल जो है वो मैन्योर या खाद के रूप में करते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ इससे बायोगैस भी तैयार किया जाता है। और बायोगैस मेड फ्रॉम काउ डंग इज यूज्ड इन विलेजेस टू कुक फूड एंड लाइट गैस लैम्प्स। एनिमल स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर गुड्स लाइक पर्सेस, शूज एक्सेट्रा। एनिमल के स्किन का इस्तेमाल भी कई तरह के सामान बनाने में किया जाता है, जैसे पर्स, शूज, जैकेट्स इत्यादि। The wool of sheep is used for making sweaters, carpets and the famous pashmina shawls. sheep के से हमें ऊन प्राप्त होता है, ऊल, और उससे कई तरह के स्वेटर्स, कारपेट्स और पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल्स एक टाइप का बेहतर क्वालिटी का एक शॉल है, जिसको पश्मीना शॉल्स कहते हैं, वो प्राप्त होता है। अगला है सिल्क वर्म। वो हमारे लिए उपयोगी है बिकॉज सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म एंड सिल्क इज यूज्ड टू मेकिंग सिल्क क्लॉथ्स। तो कई सारे उपयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किस तरह से लाइव स्टॉक हमारे लिए उपयोगी है। टुवर्ड्स प्रोग्रेस over the years there have been considerable efforts to improve the quality of our agriculture and livestock. The first one is green revolution. इसको हरित क्रांति कहा जाता है। This revolution started in mid 60s and continued in early 70s. इसकी शुरुआत जो है 1960 के दशक में की गई थी। It was aimed at increasing the production of cereals with the help of HYV, high-yielding variety seeds, fertilizers, modern implements and good means of irrigation. This revolution has helped the farmers considerably. Green revolution की शुरुआत 1960s के मध्य में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रोडक्शन को बढ़ाना, अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसके लिए उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करना, उन्नत किस्म के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, है ना, इरिगेशन की सुविधाओं को बढ़ाना। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया था इस रिवोल्यूशन के तहत, और जिससे किसानों को फ़ायदा मिला और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, अनाज के पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अब जब हमारे लिए जानवर कई तरह से उपयोगी है तो हमें इनका ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। As livestock is an important resource, farmers have become more aware and they take care of their cattle. They are aware that cleaning and feeding the cattle yield good results. Now most of the farmers take their cattle to the veterinary doctors for regular checkup to keep them safe and healthy. जानवरों का जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, महत्वपूर्ण रिसोर्स है हमारे, तो इनका ख्याल रखना, इनके भोजन यानी चारा, है ना, का ख्याल रखना, साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अनिवार्य आवश्यक है। तो इसके लिए
उनके लिए सही किस्म का चारा प्रोवाइड करना होगा, और साथ ही साथ ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें, इसके लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से उनकी जांच करानी होगी। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में लाइव स्टॉक, जो हमारा टॉपिक था लाइव स्टॉक के बारे में हमने पढ़ा ना, और ये हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।